Hello friends, hello my dear students. Welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, आज आपके बीच लाइव टेस्ट है जिसमें आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको जवाब देना है। आपके लिए गैप रहेगा जो 30 से 40 सेकेंड दिया जाएगा। उस 30 से 40 सेकेंड के बाद आपके आंसर को चेक करेंगे और तब फिर आपको करेक्ट आंसर बताएंगे विथ सॉल्यूशन विथ रीजन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हम देखना चाहते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। मैं देखना चाहूँगा किन किन बच्चों में आने वाले दिन में 95% से अधिक मार्क्स लाने का क्षमता है, वो मैं देखना चाहूँगा। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, एकदम अटैक कीजिएगा, तेज़ी से जवाब दीजिएगा। सबसे पहले किसका आंसर आएगा मेरे पास, हम उसको देखना चाहेंगे। तो रेडी है, शुरू कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर आता है। चलिए तैयार हैं आप लोग? तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। आप बच्चों को जो आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर के बाद ए बी सी लिखेंगे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो हालांकि पहला क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर के बाद आंसर लिखेंगे। चलिए रेडी हैं? आपको मैं बताना चाहता हूँ सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात है, आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर इसमें आपको पता है इसको पठन लेंस भी कहते हैं, और पठन लेंस का जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो सीधा बनना चाहिए, तभी किसी अक्षर को हम पढ़ सकेंगे। यदि किसी अक्षर का किसी नंबर का उल्टा इमेज बन जाए, हम उसको नहीं पढ़ सकेंगे। मतलब निश्चित है कि सीधा इमेज बनना चाहिए। तो सीधा बनने वाला कौन कौन सा है? सीधा हमारे पास ए और सी में ऑप्शन है। तो इसी ए और सी में एक सही होना चाहिए। तो चलिए, वास्तविक और सीधा इसका तालमेल नहीं खा रहा है, इसलिए सही आंसर हमारा आना चाहिए ए नंबर। जितने बच्चों का ए नंबर जवाब सही है तो उनका सही जवाब है। चलिए बहुत सुंदर बात। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके बीच आएंगे। आप तैयार हो जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और से। सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो हम बच्चों को ध्यान में रखना है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, वो बात सही है। तो आवर्धन क्षमता का आंसर क्या सही आएगा, जल्दी बताइए।
कुमार का 2A में है। छोटी कुमारी का 2B है। कनक प्रिया का 2B है। पिंकू कुमार का 2B है। तो जिनका जिनका नाम मैंने बोला और उनका आंसर सही है, ये नंबर होगा आपका सही जवाब। चलिए देखते हैं गौर से। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एडजस्टमेंट दो प्रकार से होता है। एक था कि स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर के लिए, और दूसरा है समान समायोजन के लिए। तो यहाँ पर हमको देखना है कि समान समायोजन के लिए नेत्रिका जो है वह वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है। तो उसके लिए नेत्रिका का आवर्धन हो जाएगा D/FE। तो इसलिए बी नंबर हमारा इसका सही होगा। चलिए इसको हम लोग देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, आइए इसको देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया, जवाब दीजिए जल्दी से। बादल कुमार का सबसे पहला आंसर आ चुका है। मिस्टर कुमार सूरज पाठक का 3B है। कनक प्रिया का 3B है। सिंटू कुमार का 3A है। केशव कुमार 3A है। रोशन कुमार 3A है। नीतीश शर्मा का 3A है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो आपके बीच है वो सही आंसर आपका होगा। संजू सुंदरसी का नेत्रिका और अभिदिशक के बीच अधिकतम दूरी क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। मतलब लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो वहाँ पर देखेंगे नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरी के योग से अधिक होगा। सही आंसर आपका यही होगा, A नंबर होगा। नेत्रिका और कुछ बच्चे मेरे फंस गए दलदल में। नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरी के योग के बराबर वो दूरबीन में होता है, टेलीस्कोप में होता है, संजू सुंदरसी में नहीं होता है। जैसे आप ये देखेंगे कि आपका आंसर जो होना चाहिए यहाँ पर L बराबर VO प्लस मॉड ऑफ UE ये होता है। तो ये VO का जो मान होता है निश्चित रूप से FO से बड़ा होता है, और UE तो FE के बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो होगा बड़ा हो जाएगा FO प्लस FE से। यह वैल्यू दोनों के जोड़ से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर 3 का हो जाएगा A नंबर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की नली की लंबाई, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, खाली जगह है, भरना है लेंथ ऑफ द ट्यूब। इसमें बताना है आपको कौन सा सही आंसर है। जल्दी आंसर दीजिए। आंसर लिखते समय क्वेश्चन नंबर के बाद आंसर लिखेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर जो है वो
कितना होगा उसको देखना है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिलेशन लेंथ से कैसा है, लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर के बीच रिलेशन क्या है उसको देखना है। इसमें चार है कि लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ता है। तो ध्यान देंगे आप लोग गौर से। संजू सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई जो बढ़ने पर आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है उसको डायरेक्ट याद रखेंगे, हमारा सही होगा डी नंबर। लंबाई बढ़ने पर संजू सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता बढ़ता है, उसको ध्यान में रखेंगे। आपको स्पेशल केस में बताया गया था, जिस समय थ्योरी बताया गया है स्पेशल केस में इस बात को रखा गया था, उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं, जल्दी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? एक संजू सूक्ष्मदर्शी में कहा जा रहा है अभिदृश्यक द्वारा बना वस्तु से बना प्रतिबिंब होता है। अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है उस इमेज के बारे में बात करना है। तो उसके बारे में बताइए कौन सा सही जवाब है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो चीज़ें होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो बातें होती है। क्या क्या होती है? अभिदृश्यक और नेत्रिका। ऑब्जेक्टिव आईपीस ऑब्जेक्टिव वस्तु का इमेज बनाता है, आईपीस पुनः उसका इमेज बनाता है। तो आप जल्दी से इसमें डिसीजन लीजिए कौन सा सही होगा। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों का 5 में डी नंबर आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे बी नंबर भी दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा, आप ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। इसका जो अभिदृश्यक होता है, ध्यान दीजिएगा, वह वस्तु फोकस के बाहर में रहता है वहाँ पर, जिसका कि वो वास्तविक रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर वास्तविक हो जाएगा, ठीक है, उल्टा भी हो जाएगा और आवर्धित भी हो जाएगा। रियल इमेज, रियल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ये सही जवाब होगा नंबर 5 का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका जवाब जल्दी से दीजिए। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसका आवर्धन क्षमता, जल्दी जवाब दीजिए। ये सेम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका सभी सभी बच्चों का सही जवाब आना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए, सही जवाब आना चाहिए। अभी जस्ट तुरंत बताया गया है कि नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है, तो हमारा सही जवाब होगा ए नंबर। सेम स्टाइल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा सिर्फ डिजाइन बदला गया है, लेकिन क्वेश्चन इसी स्टाइल का था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखना है बच्चों को कि नली की लंबाई बढ़ा देंगे, आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा। आइए, खगोलीय दूरबीन का सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। खगोलीय दूरबीन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज, अंतिम प्रतिबिंब होता है, कहाँ पर होता है, कैसा होता है, वो बताइए जल्दी से।
खगोलीय दूरबीन वस्तु का जो फाइनल इमेज बनाता है वो कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जल्दी दीजिए। तो खगोलीय दूरबीन जो इमेज बनाता है वह ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा इमेज बनाता है। तो इसमें से उल्टा दो जगह है, यहाँ पर एक उल्टा है कि यहाँ उल्टा है, लेकिन वो उल्टा इमेज कैसा है उस पर हम लोग को दिमाग लगाना है। जल्दी से जवाब दीजिए 7 नंबर का। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पर आपको क्लास में भी बताते थे कि फाइनल इमेज जो बनता है वस्तु के सापेक्ष तो उल्टा के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वास्तविक का, लेकिन यहाँ जो दूरबीन में टेलीस्कोप में जो इमेज बनता है वह वर्चुअल इमेज बनता है। सही आंसर हमारा होगा सी नंबर। चलिए हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम लोग जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। तो एट नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है गौर से देखिए। खगोलीय दूरबीन के वस्तु लेंस ऑब्जेक्टिव के लिए होना आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव लेंस होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, वो कैसा होगा, उच्च शक्ति का होना चाहिए, बड़ी फोकस दूरी का होना चाहिए, लॉन्गर फोकल लेंथ होना चाहिए, उच्च अपवर्तनांक होना चाहिए, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, कम अपवर्तनांक होना चाहिए, लो रिफ्रैक्टिव होना चाहिए। तो जल्दी जवाब दीजिए 8 नंबर का जवाब आपका क्या आ रहा है, जल्दी देखते हैं हम लोग। 8 का सभी बच्चों का एकदम सही सही जवाब आना चाहिए। 8 का बी, 8 का बी, 8 का बी सभी बच्चों का है। तो चलिए 100% आंसर सही है। 100% आपका आंसर सही है। चलिए बी नंबर इसका सही जवाब है। ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका फोकल लेंथ लार्ज होता है, लॉन्गर होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। जल्दी रेडी हो जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए गौर से। खगोलीय दूरबीन में अभिदिशक और नेत्रिका, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या कह रहा है, केवल नेत्रिका के फोकस दूरी के बराबर। यह तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए। अभिदिशक और नेत्रिका के फोकस दूरी के योग के बराबर, अभिदिशक और नेत्रिका के फोकस दूरी के योग से अधिक, अभिदिशक और नेत्रिका के फोकस दूरी के योग से कम। तो खगोलीय दूरबीन में जो नली की लंबाई पढ़े थे हम लोग, एल बराबर FO प्लस FE, ये बात हम लोगों ने पढ़ा था। इसका मतलब है इसका जवाब आना चाहिए कौन सा। आप लोग का जवाब देख रहे हैं हम लोग, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। जब आपने देखा कि L बराबर FO प्लस FE होता है तो अभिदिशक और नेत्रिका के फोकस दूरी के योग के बराबर सम ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। हमारा आंसर सही होगा बी नंबर। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है, उसको गौर से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हम लोग के सामने आ रहा है। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। टेन बी, 10B, 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 10B। मनीषा कुमारी 10A, रोशन कुमार C दे रहे हैं। रश्मि यादव 10B दे रहे हैं। तो गौर से देखिए क्या कह रहा है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको गौर से देखिए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभिदिशक की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। तो हम लोग देखते थे, याद करो, m बराबर FO/FE। m बराबर यदि FO/FE होता है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए गौर से, नोमरेटर FO है, इसको बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, इसको घटा देंगे तो घट जाएगा। इसको इंक्रीज करना है और इसको डिक्रीज करना है। FE को डिक्रीज करने से m बढ़ेगा, FO को इंक्रीज करने से बढ़ेगा। मतलब अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाकर नेत्रिका का फोकस दूरी घटाकर, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए नंबर। चलिए जल्दी से देखिए, अब गौर से सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 11 आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सभी बच्चों का सही होना चाहिए। जल्दी से बताइए। आप दीजिए जल्दी से। अलेवन का सबसे पहला आंसर आया है बादल कुमार का ए। 11D। अंकुश राज 11A। सिंटू कुमार 11D। सन्नी कुमार 11D। कशिश वर्मा 11A। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे गौर से। लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है और 20 डायप्टर है। दूरबीन एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लेंस का पावर है 20 डायप्टर एंड 0.5 डायप्टर है। तो कहा जा रहा है आपको यहाँ पर कि मैग्नीफाइंग पावर कौन सा होगा। तो सारे बच्चे पता होना चाहिए यहाँ पर। m बराबर यदि लिखते हैं हम लोग FO/FE, तो FO हमारा होता है 1/PO कह देंगे बाय 1/PE कह देंगे। तो हमारा जवाब हो जाएगा PE/PO। अब आप सवाल बना के देखिए। क्षमता दिया हुआ 0.5 डायप्टर एंड 20 डायप्टर। तो इसमें हम लोग को समझना होगा क्वेश्चन पढ़कर किसका क्षमता अधिक होता है, अभिदृश्यक का या नेत्रिका का, ऑब्जेक्टिव लेंस या आई पीस का, किसका क्षमता अधिक होता है। तो जिसका फोकस दूरी अधिक होगा उसका क्षमता का मान कम होगा। तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का अभिदृश्यक का फोकस दूरी अधिक होता है, पावर उसका कम होगा। तो यहाँ पर देखेंगे FE तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर। तो देखेंगे गौर से, ये हो जाएगा हमारा 20/0.5। डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 40। तो हमारा जवाब सही होगा डी नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेडी, आगे बढ़े या जल्दी कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए गौर से। 12 का आंसर दीजिए जल्दी से। यदि किसी दूरबीन के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो, मतलब यहाँ क्लियर है, एफ ओ का मान 20 cm है और एफ ई का मान आपका 2 cm है। तब पूछ रहा है आवर्धन क्षमता का मान बताइए जल्दी से। मैग्नीफाइंग पावर बताइए जल्दी से, क्या होगा आपका। चलिए इस बार 100% बच्चों का सही जवाब है और सबका जवाब सही है, तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट जवाब दे दिया आप लोग। वेरी गुड, सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 13 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग दिमाग लगाएंगे जल्दी से। समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होगी, नॉर्मल एडजस्टमेंट में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लेंथ कितना होगा। सबसे पहले जवाब किसका आता है इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब सबसे पहले किसका आता है। सिंटू कुमार का सबसे पहले जवाब आया है। 13 का सी नंबर, उनका जवाब सही है। विचार कीजिए जल्दी से, विचार कीजिए। ए में है एफ ओ माइनस एफ ई, बी में है एफ ओ इंटू एफ ई, बी में बी सॉरी यहाँ पर है, सी में है एफ ओ बाई एफ ई और डी में है एफ ओ प्लस एफ ई। समान समायोजन की स्थिति में नली की लंबाई पूछा जा रहा है। ये तो हर बच्चों का जवाब सही होना चाहिए। ये नली की लंबाई बोला गया है बाबू, लेंथ बोला गया है। आप लोग इसको आवर्धन क्षमता नहीं मान लें। अमलेश कुमार दिमाग सही करके जवाब दो। अमलेश कुमार जवाब दो सही से, सोच विचार के, कल जवाब लिख नहीं देना है। चलिए आपका जवाब सही है यहाँ पर, डी नंबर, एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। ये जवाब एकदम सही होगा आपका। मैक्सिमम बच्चों का सही भी है, एक दो बच्चे ले लिया है जो गड़बड़ कर देता है। आइए हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 14। इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा मजेदार सवाल भी है और इस पर दिमाग लगाना है आप लोगों को जल्दी से। चलिए हम बच्चे लोग जवाब दीजिए। 14 नंबर, किसी दूरबीन की आवर्धन क्षमता 20, मैग्नीफाइंग पावर आपका 20 है और ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच की दूरी समान दृष्टि के लिए 42 सेंटीमीटर है। तो वस्तु लेंस और नेत्रिका की फोकस दूरी निकालना है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकस दूरी बताना है। मतलब आपको एफ ओ बराबर वाट एंड एफ ई बराबर वाट, ये दो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जल्दी जवाब दीजिए। मैग्नीफाइंग पावर 20 है, एम का वैल्यू दिया हुआ है आपका 20, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई पीस इज 42, एल लंबाई दिया हुआ है तुम्हारा 42 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमको बताना है एफ ओ और एफ ई का मान। जल्दी बताइए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब जल्दी बताइए सोच के। अंकुश राज का सबसे पहले जवाब आया है 14 का डी नंबर। अब सोचना पड़ेगा सही है या गलत है। रश्मि यादव का आया है 14 का सी नंबर।
सिंटू कुमार का 14A, सन्नी कुमार का 14D, चलिए इस सवाल को बनाने के लिए मैं आपको स्टेप बता रहा हूं। इसमें से सही जवाब जो आना चाहिए आपका बी नंबर आना चाहिए। अब देखते हैं बना के क्या बी नंबर आता है कि नहीं। सर m बराबर होता है FO/FE, आवर्धन लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो FO बराबर 20FE हो जाएगा। FO बराबर 20FE हो जाएगा। L बराबर होता है सर यहाँ पर FO प्लस FE होता है, तो यहाँ से FO के जगह 20FE प्लस FE करेंगे, ये हो जाएगा 21FE हो जाएगा। और L का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 42 cm दिया हुआ है, यहाँ पर 42 कर देंगे, FE इक्वल टू हो जाएगा 42/21, 2 हो जाएगा सेंटीमीटर, तो FO हो जाएगा तुम्हारा 20FE, तो 20 गुना 2, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो FO हो गया 40, FE हो गया 2। तो FO और FE क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको गौर से देखिए। पहले आपको क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद क्या लिखा है, आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर पहले लिखना है, आई पीस का आंसर बाद में लिखना है। तो चलिए समझ गए होंगे आप लोग जल्दी से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर हमारा दिमाग काम करना चाहिए। जल्दी तैयार हो जाइए आप लोग। एक खगोलीय दूरबीन में 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका है। मतलब आई पीस हो गया हमारा, यहाँ पर फोकस दूरी हो गया, यहाँ पर FO हो गया 60 cm और FE हो गया हमारा 5 cm। तब पूछ रहा है वस्तु पर दूर स्थित एक वस्तु को इस प्रकार देखा जाता है कि नेत्रिका से अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है मतलब फाइनल इमेज जो VE होगा वह इन्फिनिटी पर बनेगा। तब अभिदृश्यक द्वारा बना कोण 2 डिग्री हो जाता है। तो प्रतिबिंब का कोणीय चौड़ाई ज्ञात करें। मतलब गौर से सोचिएगा, हमारे इस क्वेश्चन में अल्फा हो गया 2 डिग्री, तो बीटा बराबर व्हाट, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जल्दी जवाब दीजिए 15 का कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखा कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखना भूलने लगे हैं। चलिए जल्दी कीजिए। A 15C 15B, सारे बच्चे का जवाब आ रहा है अलग अलग, जबकि इसमें एक परफेक्ट जवाब आना चाहिए। तो गौर से देखिए, यहाँ पर इसका सही जवाब आपका आना चाहिए। सोचिए जल्दी से सोचिए। आपको इस तरह का सवाल बनवाया गया था, ध्यान दीजिएगा गौर से। M हमारा यहाँ पर हो जाएगा FO/FE, तो यहाँ से हो जाएगा FO हो गया तुम्हारा 60, FE हो गया 5, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। M का मान 12 हो जाएगा। तो फिर हम लोग पढ़े हैं M बराबर बीटा/अल्फा, तो बीटा निकालना है तो हो जाएगा M इंटू अल्फा। जल्दी जवाब दीजिए। M का मान तुम्हारा आया है 12, अल्फा का मान है 2 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 24 डिग्री हो जाना चाहिए। सही आंसर हमारा कौन है, बी नंबर आपका सही जवाब है। एकदम सिंपल सिंपल सवाल है, ये सब सवाल बोर्ड एग्जाम का आया हुआ सवाल है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको गंभीर से देखना होगा।
चलिए क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। जल्दी बताइए, सबसे सिंपल सवाल है। परावर्तक दूरबीन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में बताया गया था आपको, परावर्तक दूरबीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अभिदृश्यक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक अवतल दर्पण होता है, कनकेव मिरर होता है। उस कनकेव मिरर के बारे में बताना है कि वह कम फोकस दूरी का, छोटा द्वारक का, शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर, अधिक फोकस दूरी और छोटा द्वारक, ग्रेटर फोकल लेंथ एंड स्मॉलर अपर्चर, कम फोकस दूरी वाले बड़े द्वारक, शॉर्ट फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक, ग्रेटर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर। अब इसमें से कौन सही होता है? तो आपको बताया गया था कि परावर्तक दूरबीन में एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो लार्ज अपर्चर का होता है और लार्ज फोकल लेंथ का होता है, जिसको कि आसानी से मूव कराना संभव नहीं होता है। तो आपका सही आंसर होगा इसमें डी नंबर। सही आंसर इसमें होगा डी नंबर। सही ना आंसर डी नंबर होगा। गौर से देखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 को गौर से देखिए, क्या कहना चाहता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए जल्दी से। परावर्तक दूरबीन का नेत्रिका और का एक उत्तल लेंस होता है। परावर्तक दूरबीन का नेत्रिका जो होता है आई पीस, वह एक कन्वेक्स लेंस होता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आई पीस कन्वेक्स लेंस होता है। उस कन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा गया है क्या होना चाहिए। तो गौर करके देखेंगे, आप बच्चों को माइंड में सेट होना चाहिए। टेलीस्कोप का जो आई पीस होगा वह स्मॉल अपर्चर का होगा और स्मॉल फोकल लेंथ का होगा। ये बात आपको बताया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, चाहे कोई भी दूरबीन हो, उसका आई पीस का अपर्चर भी छोटा होगा और फोकल लेंथ भी छोटा होगा। इसको दिमाग में सेट रखिए और इसका जवाब आपका दे देना चाहिए। अब जल्दी जवाब बताइए। 17 का सही आंसर आप कौन सा बोल रहे हैं? हिंट्स आपको मिल चुका है। हिंट्स मिल चुका है। सही आंसर बताइए जल्दी से। 17A। चलिए, तब आप लोगों ने पकड़ लिया बात को। स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल शॉर्ट अपर्चर का होगा। चलिए, सही आंसर आपने ए दिया, एकदम सही जवाब आया आपका। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग चलते हैं। इसका जवाब जल्दी से सबसे पहले किसका आता है वही देखना है। सबसे पहले और सही जवाब है का, कोई हिंट्स देंगे। सबसे पहला जवाब हम देखना चाहते हैं। एटीन नंबर क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर देना है, क्योंकि बहुत बच्चे का आंसर बाद में आता है। चलिए, कैलाश वर्मा 18C आपका आंसर सबसे पहले आया है। रोशन 18C, पुष्पम 18B, मुस्कान 18C, सन्नी 18C, रोशन 18C, अंकुश 18B, सिंटू 18C, नीतीश 18C, पिंकू कुमार 18B। गौर से देखिएगा। मनीषा कुमारी 18B, गुलाम अंसारी 18C, छोटी कुमारी B, सौरभ राय रो रहा है बैठ के क्यों? चलिए, अब आपको यहाँ पर आंसर पर फोकस करना है जल्दी से। कौन सा आंसर सही होना चाहिए? इसमें हमारे अंदाज से सभी बच्चों का सही आंसर होना चाहिए और इसका करेक्ट आंसर जो आप बच्चों के अनुसार होना चाहिए, ये
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये सही आंसर होना चाहिए। वर्ण विपतन, क्रोमेटिक एबरेशन जो होता है उस दोष को दूर किया जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के द्वारा, परावर्तक दूरबीन के द्वारा ही उसको दोष को दूर किया जाता है। अपवर्तक दूरबीन में जो होता है व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है तो अलग अलग फोकस पॉइंट बना लेता है, वहाँ पर क्रोमेटिक एबरेशन होता है, लेकिन परावर्तक दूरबीन में ऐसा नहीं होता है। तो सही आंसर बी है। चलिए क्वेश्चन का इंतजार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब सबसे पहले किसका आएगा ये देखना है मुझे। सबसे पहले किसका जवाब आएगा हमें ये देखना है। 19 क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। मुस्कान, रोशन, इस क्वेश्चन का तो जवाब सबका सही आना चाहिए, लेकिन डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है। बी और सी, बी और सी, कुछ बच्चों का ए भी आंसर आ गया है। बहुत सिंपल है, दूरबीन है, अभिदिशक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर, 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होनी चाहिए। वेरी इजी, इससे संसार में कोई हल्का सवाल नहीं हो सकता है। आपके क्वेश्चन में एफओ दिया हुआ है 60 सीएम, एफ ही पूछा गया है वाट, और एम दिया हुआ है तुम्हारा 20 गुना कह रहा है, तो ये हो गया 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर एम बराबर हम लोग जानते हैं सर, एम बराबर होता है एफ ओ बाई एफ ई। तो यहाँ से एफ ई निकालना चाहेंगे तो एफ ई बराबर हो जाएगा एफ ओ बाई एम। एफ ओ तुम्हारा है 60, सी एम बाई एम है 20 या 60, 3 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए। इसमें से बी नंबर जितने बच्चों का था वो एकदम बाजी मार गए हैं, सही जवाब है उनका। वेरी गुड। चलिए आपके सामने का क्वेश्चन चेंज हो रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब तो इस बार देखते हैं फाइनल किसका जवाब एकदम 100% सही होता है। सबसे पहले किसका 20 का जवाब देते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर का जवाब सबसे पहले किसका आता है, 20 का जवाब सबसे पहले और सही आंसर आना चाहिए। ट्वेंटी का सी नंबर जवाब आया है, सबसे पहला आया है रेशमी यादव। मुस्कान का 20 डी आ गया है, अंकुश का सी है, विपुल का ए है, छोटी कुमारी का ए है, रश्मि यादव 20 सी दोबारा जवाब दिया है, नीतीश शर्मा सी, कैलाश वर्मा 20 सी। चलिए भाई, इस सवाल का जवाब गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। 4 डाइऑप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस है, ऑब्जेक्टिव है, कन्वर्जिंग लेंस है 4 डाइऑप्टर का, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होना चाहिए। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर आप बोलेंगे तो पावर पी आपको दिया हुआ है 4 डाइऑप्टर, तो
मैग्नीफाइंग पावर m बराबर d बाय f हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर देखोगे पावर यदि p दिया हुआ है 4 डाइएप्टर, f बराबर हमारा होगा 1 बाय p, और डाइएप्टर है सेंटीमीटर में लिखने के लिए 100 बाय p करेंगे तो 100 बाय p का मान हो गया 4, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। f का मान हो गया 25 cm। और सरल सूक्ष्मदर्शी का यूज होता है पठन लेंस के लिए, और किसी भी अक्षर को पढ़ने के लिए जो आवर्धन क्षमता होगा m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। तो 1 प्लस डी हो गया 25 बाय 25, तो ये कट के हो गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा आपका आंसर। तो सी नंबर आपका 100% सही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ईमानदारी से सवाल का जवाब दिया है। कुछ बच्चों से थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हुआ है तो नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छे अच्छे बच्चों का भी नाम मैंने देखा तो छोटा छोटा मिस्टेक कर दिया है। हमको पता था कि कहाँ बच्चे कंफ्यूज करेंगे, और कंफ्यूजन के कारण कुछ बच्चों से मिस्टेक हुआ है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में ये तीसरा टेस्ट था आपका रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव का। तो इस तीनों टेस्ट का जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप एकदम ईमानदारी से उसको रिपीट करेंगे। मेरा चैलेंज है तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से बाहर अब नहीं आएगा, और इसी में आपका काम बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट से आ जाएगा। तो आप लोग लेकिन दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, उसको ईमानदारी से देख लीजिएगा। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जोश में रहेंगे, होश नहीं खोएंगे, दिन रात लगातार मेहनत करेंगे। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में नई एनर्जी के साथ। बाय बाय।